हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलिजन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्यूरी हो तो जरूर से जरूर कमेंट्स करें। सो इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, इंट्रोडक्टरी एपिसोड होने वाला है। तो इसमें बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ मास को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेंटर ऑफ मास समझते हैं। तो सेंटर ऑफ मास स्टूडेंट के लिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या। उनको डिफिनीशन पता चल गया लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आया, विजुलाइज नहीं कर पाए, फील नहीं कर पाए। तो फिजिक्स ऐसा जो आपको फील करा दे। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का बेसिकली मीनिंग यही हुआ है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का टोटल मास एक्ट कर रहा हो। ठीक है ना, या दूसरे सेंस में ये कह सकते हो अ पॉइंट अबाउट विच टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बोलना बहुत जरूरी है। ओके, सो ऐसा एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, अ पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ सिस्टम बोल सकते हो, या मास ऑफ बॉडी बोल सकते हो, मास ऑफ सिस्टम या बॉडी भी बोल सकते हो, लाइज। ओके, ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मास उसका एक्ट कर रहा हो। या दूसरे सेंस में ये भी आप बोल सकते हो और करके, क्या बोल सकते हो, अ पॉइंट अबाउट विच मास डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बोलना बहुत जरूरी। ओके, तो दो सेंस आपको बता दिया, ये इसका मीनिंग है। तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मास एक्ट कर रहा हो, या ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, अब रही बात सेंटर ऑफ मास, तो समझ गए हम लोग। अब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट में लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास में लाई आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड भी लाई सकता है और इनसाइड में लाई कर सकता है। मतलब जहाँ पे मटेरियल नहीं रहेगा वहाँ पे भी लाई करेगा। एक जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये अपना रिंग है, तो रिंग का जो मास है कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पे है। रिंग का मास कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पे। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसके सर्किल के सेंटर पे है, और सर्किल के सेंटर पे कोई मास ही नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ जहाँ है वहाँ पे कोई मास नहीं है, वहाँ पे कोई मास ही नहीं है, बट भी सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो आप ऐसे मीनिंग समझ सकते हो। इसके अंदर बॉडी के इनसाइड में भी हो सकता है। ऐसे एग्जांपल ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, तो इसके इनसाइड में जो उसका सेंटर होगा वहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ओके, तो बेसिकली आपको सेंटर ऑफ मास का मीनिंग बता दिया। ओके, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक आपको और डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा सेंटर ऑफ मास को एक बार और बता दे रहा हूँ पॉइंट क्या होता है। सेंटर ऑफ मास होता है इनर्शियल मास, ठीक है ना, इनर्शियल मास समझो, इनर्शियल मास, ठीक है ना, इनर्शियल मास उसे समझो। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसको आप ऐसे समझे, ग्रेविटेशनल मास होता है। कौन सा मास, ग्रेविटेशनल मास। तो कहीं 4 ऑप्शन दिया है, तो ये सब मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जैसे इसको हम लोग डिफाइन किए थे वैसे इसको भी हम लोग डिफाइन करें। यहाँ पे यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, ये बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो। ठीक है ना, तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखें, अ पॉइंट एट विच वेट ऑफ द बॉडी, एट विच वेट ऑफ सिस्टम बोल सकते हो, वेट ऑफ बॉडी
वेट ऑफ बॉडी एक्ट। ओके, जहाँ पे उस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो, तो सेंटर ऑफ मास एक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट है mg और मास है m, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई होप समझ में आए, जहाँ पे उस बॉडी का सेंटर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये मार्कर है, तो मार्कर को एक ऐसा पॉइंट इसका सर्च करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसको अगर आप पुट कर दिए तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिमेन स्टेशनरी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब इधर का जो mg था और इधर का mg दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मैं उस मार्कर को रखा था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यही मतलब है कि जहाँ पे उसका जो टोटल वेट ऐड कर रहा था उसी पे आप प्लेस कर दिए हो। ऐसे केस में क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऐसा, अच्छा ये भी आपको थोड़ा समझना है, एक दो एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए, अगर फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर जाएगा। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा यूनिफॉर्म है तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ एक्स मीन्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और एक्स किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बी केयरफुल, अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर जाएगा बेटा। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट इसी का लेते हैं। अगर ऐसा केस हो जाए, इफ ऐसा हो गया, इफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बेटा, अगर वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास डज नॉट इक्वल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस केस में इक्वल नहीं होगा बेटा। ओके, एक एग्जांपल आपको देके आपको समझाना चाह रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आए। आई होप कि आपको समझ तो इतना आ ही गया है दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई पूछे तो आप इतना कैपेबल हो कि बता सकते हो। ओके, अब देखे क्या है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अभी आपको समझना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी अर्थ सरफेस पे है वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। बट ऐसा, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज हो रहा है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में अलग अलग आएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक ऐसा कोई रॉड है, एक ऐसा कोई रॉड है, मान लो अर्थ सरफेस पे रखे हो तो अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू सब जगह सेम ही है, तो फील्ड सेम हो गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, अभी मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये अगर इक्विलिब्रियम में है, इस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूँ यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम है। ओके, बट ऐसा से क्यों, बिकॉज यहाँ पे फील्ड कैसा है, ग्रेविटेशन फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब ऐसा सिचुएशन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा हो गया क्या कि यहाँ पे फील्ड मैं क्या कह दिया, ऊपर से ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो बढ़ा दिया, इधर का ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो कि जी ही है, इधर का ग्रेविटेशनल फील्ड जी है, और इधर का ग्रेविटेशनल फील्ड मैं क्या किया, बढ़ा दिया। सपोज दैट इधर का ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ा दिया, ये जी डैश हो गया, ठीक है, जी डैश जी से एबव हो गया, इतना जी है। तो अब हो गया क्या, समझना ध्यान से, अब ग्रेविटेशनल फील्ड सेम तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो इतने पोर्शन पे जो फोर्स पहले लग रहा था और इस पे जो इतना लग रहा, दोनों इक्वल था। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में mg डैश इसके कंपेयर में अधिक हो गया, तो अब ये क्या होगा, अब ये मतलब रोटेट करने का कोशिश का, अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर g का वैल्यू अधिक हो गया और इसका कम हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में, जिधर मेजॉरिटी होगा जिसका वही स्ट्रांग होगा। तो इधर अपना g का वैल्यू स्ट्रांग है, तो इसका मतलब इधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि अब ये फील्ड कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसका मतलब ये जो जहाँ पे हैंग किए थे, जहाँ पे हिंज किए थे, अब थोड़ा इधर हिंज करना पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यही था दोनों में डिफरेंस। सो बेसिकली हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से
क्वेश्चन नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास से ही करना है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का, सेंटर ऑफ मास का मतलब कोई एक लोकेशन है, पोजीशन है, वहाँ पे मास नहीं आपको निकालना है, क्या हो उसका पोजीशन निकालना होता है, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो अब उसको ज्योमेट्री से थोड़ा करते हैं। लेट कर लिया ये कोई ऐसा कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया। ऐसे इसमें बहुत मास है, एक मास m1 है, ओके, ऐसे मास m2 है, ऐसे मास m3 भी है, ऐसे बहुत मास है। और इन सब का लोकेशन होगा, तो लोकेशन x एक्सिस है, y एक्सिस। तो जो ओरिजिन से लोकेशन है इसका r1 है, मतलब r1 पोजीशन वेक्टर। m1 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है। m2 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा r2 है। और ऐसे सिमिलरली m3 मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, r3। इज क्लियर। तो आपको बोला था कि जो मास है, सेंटर ऑफ मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है ना। मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन से ही सेंटर ऑफ मास आ रही। इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। और आपको बताया था मोमेंट कहीं लग गया, इसका मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखो हो गया क्या इसमें, ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर। ऐसे और भी मासेज आपके हो सकते हैं, ऐसे और भी मासेज हो सकते हैं। अब इन सब का मास का एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ मास वर्क कर रहा होगा। ए लेट कर लिया सेंटर ऑफ मास है, ए क्या है, सेंटर ऑफ मास है, r3 था। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं लेट कर लिया RCM, कैपिटल RCM। ओके, तो RCM क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर RCM लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में तो क्या आप लिखोगे, तो ऐसे समझो ये मूवमेंट ऑफ द मास है, मूवमेंट ऑफ द मास, सबका मूवमेंट ऑफ लो, ठीक है ना। अगर सबका मूवमेंट लिया जाए क्या लिखोगे, m1 का मूवमेंट लो, ठीक है, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ मास मैं लिखा हूँ वही लिख रहा हूँ। तो मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, बोला था जिसमें मूवमेंट लग गया उससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। तो मास m1 में किससे मल्टीप्लाई, r1 से मल्टीप्लाई। ऐसे आप लिखोगे जितने भी मास हैं उन सबका ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट ले लो, ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट। तो ये हो गया r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, यही तो होगा। और एक किसके इक्वल हो गया, एक किसके इक्वल, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो टोटल सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मास एक्ट कर रहा हो। तो लेट कर लिया वो पॉइंट क्या है आपका, RCM है, RCM। ओके, अब RCM पे टोटल मास एक्ट कर रहा हो तो टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे और भी अगर मासेज हैं सबको ऐड करते रहो, ठीक है ना। यही होगा मास इंटू पोजीशन से मल्टीप्लाई, यही तो मूवमेंट हुआ। तो RCM का वैल्यू कितना आ गया बेटा, RCM जो आ गया वो आ गया आपका m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। ऐसे जितने भी मास है सबको ऐसे लिखते रहो, अपान में टोटल मास लिख लो, अपान में टोटल मास। ऐसे आपको सिमिलरली ये जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया। इसको क्या बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे चाहिए तो उसको लोकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट से लोकेट करें। तो उस कोऑर्डिनेट को भी अभी निकालेंगे। उस कोऑर्डिनेट का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालें, वेक्टर के टर्म में आएगा। ओके, अब रही बात अगर इससे क्वेश्चन बन रहा है तो आप जो भी मास दिया है उसका क्या करो, पोजीशन वेक्टर निकालो, इसी में रख दो। बी केयरफुल, यहाँ पे वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है। ओके, वेक्टर से क्वेश्चन करेंगे तो सटीक आंसर आएगा बेटा। अब रही बात इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में, देखो अब जो RCM आएगा, RCM का मतलब RCM जो आएगा वो वेक्टर टर्म में आएगा। वो कितना आएगा, वेक्टर में। जैसे I कैप आएगा और प्लस J कैप आएगा और प्लस K कैप आएगा। ओके, सो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ही क्या हो गया अपना, उस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो उसको XCM लिख दिया। उसको क्या लिख दिया, XCM। ऐसे इसको क्या लिखोगे, YCM, और ये क्या हो जाएगा, ZCM। इतना होगा कि नहीं, चेक करें। जो RCM आएगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर I J K इन्हीं के टर्म में तो यूनिट वेक्टर में लिखते हैं। तो जो आएगा उसको हम लोग दिया XCM, YCM और ZCM, ठीक है। अब उसको कोऑर्डिनेट में मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर पोजीशन वेक्टर में दिया तो ये यूज करना है, तो कोऑर्डिनेट टर्म में इसको यूज करना है। तो इन सबको R1 वेक्टर वो भी अगर वैल्यू रखोगे क्या लिखोगे,
उसका डिस्टेंस R1 आई के प्लस R2 जे कैब, इन सब का वैल्यू रखोगे तो XCM का अब क्या लिखना है आपको, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैं लिखने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो XCM फॉर द पॉइंट मास, आपको सेंटर ऑफ मास फॉर द पॉइंट मास लिए लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास फॉर द पॉइंट मास, किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। अगर पॉइंट मास दिया है तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, तो उसमें जो आएगा XCM आएगा। XCM आपको कैसे लिखना है, XCM एक कोऑर्डिनेट है बेटा, क्या है कोऑर्डिनेट, तो कैसे लिखना है, M1 और उसका x कोऑर्डिनेट प्लस M2 उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे सिमिलरली और भी आप लिखते रहो, और भी इसका लिखते रहो। अपान में क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 और जितने भी मास हैं सबको ऐड कर दो, ओके, तो XCM बन गया। ऐसे अगर लिखा जाए YCM, सिमिलरली कितना आएगा बेटा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस ऐसे और भी जितने मास हैं सबको लिखते रहो। अपान में क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 प्लस ढिकाना, ओके। और क्या लिखेंगे, ऐसे ZCM 3D में है तो क्या ZCM भी आएगा, वो बोलो क्या आएगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस ताम झाम और लिखते रहो प्लस M1 प्लस M2 प्लस ताम झाम और जितना हो सबको ऐड करके अपना बना लो फार्मूला। तो ये आपके सामने एक फार्मूला खड़ा हो चुका है, स्टैंड हो चुका है। इस फार्मूले के लिए आप रेडी रहें, इस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ओके। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या फार्मूला मिलेगा, अगर कोई मास दिया हो उसका कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाए तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे मैं दिखा रहा हूँ इसी डायग्राम को। अब M1 है, M2 मास है, ऐसे और भी मास हैं। तो इन सबको फर्स्ट वाला आप क्या लिखना है, आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, ये क्या हो जाएगा X3 Y3 Z3। चेक करो इतना होगा कि नहीं, ओके। अब इन सब का ये सब मास आप जो रखे हो इन सब का सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हुआ यही अपना है XCM और YCM और ZCM, इज ओके। तो अब ऐसे ही करना है, मतलब अगर पॉइंट मास दिया हो तो क्या करना है, फर्स्ट ऑल आप उसका कोऑर्डिनेट निकालो और कोऑर्डिनेट निकाल के इसी में वैल्यू आपको पुट कर देना। चलो इसी बेस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है एक बार चेक करें, प्रॉब्लम पहला ले रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक ऐसा बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। एल ही है इसका डिस्टेंस, ए बी एल ही है, ए बी एल ही है, ओके। और यहाँ पे ये सब मास रखे हैं, ये मास है आपका 2 kg, ये 3 kg, ये अपना 6 kg, 6 kg, ओके। तो इन सब का क्या पूछा है आपको, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको XCM YCM निकालना है, ठीक है ना, यही आपको निकालना है। अच्छा 2D में है तो XCM YCM दो ही तो आएगा। चलो फार्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला आपको क्या हो रहा है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो फर्स्ट वाला आपको करना है कोऑर्डिनेट ड्रा करना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, एल, 0। अब एक कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा। तो आप क्लास 10th में ज्योमेट्री पढ़े होगे, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो बेसिक मैथ आप पढ़े होगे, तो उसको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स है बेटा, तो बायो स्टूडेंट बी केयरफुल। अब यहाँ पे इसको निकालना है, कैसे निकालना, हाइपोटेनियस मालूम है, परपेंडिकुलर ही अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर ही वाई होगा। ये आपको एंगल बहुत मालूम है, क्या इक्विलेटरल 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन 60 डिग्री, एल साइन 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, L√3/2, ओके। तो ये इसका कोऑर्डिनेट आप बोलो क्या होगा। अच्छा ये जो इसका ये पॉइंट होगा इसके हाफ पे होगा, बाइसेक्टर पे होगा, तो L/2 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो L/2 और क्या हो जाएगा L√3/2। चेक करें इतना होगा कि नहीं, एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। ये अपना 6 है, थोड़ा प्रॉपर लिख दिया जाए, नहीं तो कहोगे कि क्या लिख दिए सर। L/2 है बेटा और है L√3/2, ओके। ये सब कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जो कोऑर्डिनेट मिल गया तो पीछे के हट रहे हो। अब XCM YCM यूज कर दो बेटा। तो बोलो XCM क्या था, M1 X1, जितने मास होंगे उतनी बार अब लिखते रहो। तीन मास दिए हैं तो 3 बार लिख लो इसको, X3 प्लस M3 X3 अपान में टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, इज ओके।
चलो ऑलराइट, m1 का वैल्यू रखते हैं, ये दिया है आपका। ओके, तो ये आपका ओरिजिन पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हुआ, तो इसको पूरा लिख दे m2 3 x कोऑर्डिनेट l प्लस m3 कितना है अपना 6 और मल्टीप्लाई में x कोऑर्डिनेट l बाई 2 इज ओके। अपन में टोटल मास करते हैं 2 + 3 5 और 5 + 6 11। ओके, तो इसको अगर सॉल्व किए 3 तो ये कितना हो गया अपना 6l बाई 11। तो इसका XCM आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, YCM। क्या निकालते हैं, YCM। तो YCM भी ऐसे ही करो, जब कोऑर्डिनेट आप लिख दिए तब आप सॉल्व करना, इतना समय नहीं लगेगा। बट चलो YCM बोले तो ये पहला जो मास है इसका तो 0 हो गया, m1 प्लस क्या लिखा है m2 y1, वो m2 y2, तो m2 कितना हो गया बेटा, m2 अपना 3, ये तो x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट इसका भी 0 हो गया, प्लस इसका बोलो क्या लिखेंगे मास और इसका y कोऑर्डिनेट l√3/2। ओके, अपार में टोटल मास ऐड करते हैं तो 11 आता टोटल मास। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो 0 हो गया, ये 3 टाइम्स गया तो क्या आ गया l3√3, इसको l बाद में लिखते हैं, इतना आ गया, ये आ गया YCM। ओके, सो आई होप कि आप ऐसे जितने भी पॉइंट मास दिया होगा आप कोऑर्डिनेट निकाल लोगे और उसका सेंटर ऑफ मास भी निकाल लोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट निकालना बेटा। ओके, अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो और आपके लिए सिंपल है, अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो आपको फर्स्ट ऑल आप कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, चलिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक यहाँ पे कोई एक मास है m1 है और दूसरा मास है m2। ओके, और यहाँ पे x = 0 है, यहाँ पे x = d है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा d। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है, XCM निकालना है। XCM निकालना है, x एक्सिस पे है, YCM तो आएगा ही नहीं। तो पहले आप क्वेश्चन देख लो इसमें क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना है, ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, वैसे ही टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। तो क्या निकालना है, XCM आपको निकालना है। ओके, XCM क्योंकि x एक्सिस पे लाइक कर रहा है, कैसे करना है आपको, चलो फार्मूला यूज करते हैं। m1 लिखना है, m1 × x कोऑर्डिनेट इसका तो 0 ही है, अब प्लस m2 × x कोऑर्डिनेट इसका क्या है d, अपान में टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहाँ से XCM जो आ रहा है तो XCM हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, m2 अपान में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ओके, इनटू इनके बीच का सेपरेशन। तो XCM जो आया यहाँ से वो कितने डिस्टेंस पे आ गया बेटा, ये आ चुका है आपका m2 अपान में m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा d। इतने डिस्टेंस पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछ दिया m2 मास से कितने डिस्टेंस पे होगा तो टोटल में से इतना माइनस कर देना। ओके, अब अगर एग्जाम में बैठे हो 2 पॉइंट मास दिया हो तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब एग्जाम में अगर आएगा तो आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, अगर आप m1 डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो बी केयरफुल, इसके अपोजिट वाला मास लिखना है। तो इसके अपोजिट वाला मास क्या हो गया, m2 अपान में टोटल मास कर दो इंटू टोटल डिस्टेंस, ये ट्रिक हो गया। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया कि m2 मास से कितने डिस्टेंस पे होगा, m2 मास से कितने डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास, इधर से मैं पूछ रहा हूँ कितने डिस्टेंस पे, तो मैं बोल रहा हूँ इधर से पूछा गया तो ए वाला मास लेना, अपोजिट में क्या लिखोगे m1 अपान में क्या होगा टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस d। ओके, क्लियर हुआ। सो ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया है तो ये आपको मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया है और यहाँ पे ये मास रखा है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया। ओके, सो आप समझ गए होंगे क्या है, आपका पिरामिड ऐसा बना है और इसका ये जो बेस है ऐसे समझो, और बेस पे ये सब जो वर्टेक्स है इन सब पे मास क्वेश्चन में दे दिया क्या है, m है, क्या है m मास है। और इसका जो हाइट है इस वर्टेक्स का इस बेस से हाइट जो है वो h है। ओके, क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे जो मास रखा है वो रखना, वो भी रखा है m मास, ठीक है। तो इन सब वर्टेक्स पे सब मास रखा है तो आपसे पूछना है सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्वेश्चन में अगर ओरिजिन नहीं दिया है तो अपने तरफ से ओरिजिन भी लेट कर सकते हो, बट ऐसा लेट करना है जो आपके लिए कन्वीनियंस हो। ओके, वैसे क्वेश्चन में दे भी देता है या बोल देगा। ओके, अगर नहीं भी दे रहा है तो आप पोजीशन निकाल रहे हो तो डिस्टेंस जो जहाँ पोजीशन पूछ रहा है वो एक्यूरेट वैल्यू आएगा। ओके, अभी मैं लेट कर लिया क्या है, ओरिजिन यहाँ पे है इसके मिड पॉइंट पर, तो आपसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना।
सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास पूछा है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, चलो करते हैं एक बार आप ट्राई करो इसे। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा सिमेट्रिसिटी भी यूज करना है आपको। लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी, अगर सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं। जैसे क्या है, ये आपका रिंग है तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे है, ये तो मालूम है। स्फीयर है वो भी सिमेट्रिक है। ट्रायंगल है तो सिमेट्रिसिटी का थोड़ा कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। ट्रायंगल है तो इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जिसके अबाउट सिमेट्रिक होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बी केयरफुल, ओके। अगर जहाँ पे दोनों एक्सिस जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा फॉर द सिमेट्रिक बॉडी। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है, तो उस केस में जहाँ पे उसका एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं, ओके। जिसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, उसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये जो ट्रायंगल है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के, मतलब सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा, बट ये मुझे नहीं मालूम है कहाँ पे लाई करेगा, ओके, बिकॉज इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो यही सब आपको कंसेप्ट यूज करना है। तो देखो क्या है, सिमेट्रिसिटी का मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। ऐसे समझो कि ये जो 4 मासेस जो वर्टेक्स पे रखे हैं आपके, ये सब क्या है, स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ऐसा स्क्वायर है या रेक्टेंगल कुछ भी देगा, मास यहाँ पे सिमेट्रिक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक हो गया। अभी जो एम मास की जो वर्टेक्स पे रखा है तो उसको ऐसा करो, लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी आप यूज करके इसको मास कहाँ पे रख दो, टोटल 4m मास रख दो ओरिजिन पर। इज ओके। ये मैं लॉ ऑफ सिमेट्रिक यूज कर दिया। मुझे मालूम है कि अगर ये आपके मास है, ये सब मास है, तो आप बताओगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई गया, सिमेट्रिक है तो यहीं पे लाई कर गया, तो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास रख दिया टोटल, ओके। कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, ठीक है। अब 2 मास हो गया, एक मास 4m और दूसरा मास m, और इनके बीच का सेपरेशन h है। अब अभी आपको एक कंसेप्ट बताया, तो वही कंसेप्ट यूज कर दो। ओरिजिन से पूछा है, इसका मतलब क्या लिखोगे, जो x a क्या निकालोगे, यहाँ पे YCM होगा, तो YCM है जो भी आप लिखो। यहाँ से अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, तो यहाँ से अगर पूछा जाए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसको मैं लेट कर लिया YCM, तो क्या लिखोगे आप, YCM लिखने का क्या बता, मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो ए वाला मास लेना है m अपान में टोटल मास 5m हो गया, इंटू इनके बीच का सेपरेशन है h, तो क्या हो गया h/5 पे आ गया। चेक करें इतना आया कि नहीं। अगर यहाँ से पूछेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ओके। तो अभी बेटा जो आपको कंसेप्ट बचा है, ऐसे दर्जनों क्वेश्चन मिलेंगे, तो सिमेट्रिसिटी है तो वहाँ पे थोड़ा एक्टिव हो जाना, ये जो ट्रिक अपना अप्लाई कर देना, जरूर से जरूर सटीक आंसर आएगा, ओके। आपका समय भी बच जाएगा। अब इससे रिलेटेड और भी टॉपिक लेते हैं। तो अभी जो आप RCM पढ़े थे, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, RCM क्या लिखे थे हम लोग, M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसे और भी मास आप लिखते रहो, अपान में टोटल मास, ये लिखा था ना। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, आप समझते रहें, ओके। जो काम का है वही सब मैं यहाँ पे बात करूँगा बेटा, ओके। समझो ध्यान से, ये पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो वहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब कहीं क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो अब निकालने जा रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। तो कैसे, इसको टाइम की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास, इसको क्या लिखेंगे, m1 v1 dr/dt, क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, m2 v2, और भी मासेज हैं सबको लिखते रहो सिमिलरली, अपान में टोटल मास लिखते रहो जब तक अंत नहीं हो जा रहा है, ओके। ये हो गया अपना। अब सेंटर ऑफ मास का कहीं वेलोसिटी पूछेगा, ऐसे दर्जनों मास ऐसे तामझाम दिया है, सबका मास लिखो, सबका वेलोसिटी वेक्टर फॉर, बी केयरफुल, वेक्टर बार बार बोल रहा हूँ, ओके। ऐसे क्वेश्चन आप देखना SC वर्मा, ऐसे बहुत जगह आपको मिलेगा, सटीक रखो, जरूर से जरूर आंसर आएगा। अच्छा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या मिल जाएगा, एस्लेशन, dv/dt क्या होगा, एस्लेशन। तो अब लिख रहा हूँ एस्लेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एस्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो इसका फार्मूला हम लोग बोले तो क्या लिखोगे, ACM, मतलब एस्लेशन का सेंटर ऑफ मास, क्या लिखोगे, M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखते रहो, प्लस जितने भी मास होंगे सबको सिमिलरली लिखते हो।
अपान में क्या लिखोगे, टोटल मास, अपान में टोटल मास। तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है और एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ओके। अभी मेरा मकसद है कि थोड़ा फार्मूले से आपको अवेयरनेस दे दूँ। एक फार्मूला और इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर कंटिन्यूअस मास के लिए, कंटिन्यूअस मास, अगर कंटिन्यूअस आपको मास दिया है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ओके। कंटिन्यूअस मास दिया हो तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। अभी पॉइंट मास था तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है। कंटिन्यूअस मास या वेरी कर सकता है, जैसे ये रॉड है अपना तो कंटिन्यूअस मास है, इन सब का सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला। तो अगर सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब क्या है, उसको लोकेट करना है, लोकेट करने का मतलब उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर एक्स सी एम आपको निकालना है तो क्या लिखोगे आप, कैसे लिखना है समझना ध्यान से, डी एम और उसका लिखो एक्स कोऑर्डिनेट, अपान में क्या लिखोगे, डी एम, ओके। तो इसको याद करने का तरीका कैसे याद है, आपको एक्स लाना है तो डी एम ऐसे समझो कैंसिल आउट, बट कैंसिल आउट नहीं, ये फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाई सी एम क्या बोलोगे आप, सेंटर ऑफ मास का वाई सी एम क्या आएगा, डी एम, और यहाँ पे लिखोगे उसका वाई कोऑर्डिनेट, अपान में क्या लिखोगे, डी एम, ओके। अभी इन सब पे करेंगे। ऐसे सिमिलरली आप लिखो जेड सी एम कितना आएगा बेटा, डी एम एंड टू जेड कोऑर्डिनेट, अपान में क्या लिखोगे, डी एम, ओके। तो ये आपको कंटिन्यूअस अगर मास दिया है तो वहाँ पे यूज करेंगे डी एम, मतलब स्मॉल एलिमेंट लेके उसका डी एम मास लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे, ओए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे IIT एडवांस में क्वेश्चन बनते रहते हैं, ओके। तो एक क्लियर हो गया अपना। एक और फार्मूला आप लोग देखते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री आपको दिया हो बेटा, ज्योमेट्री दिया हो तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे बेटा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा बेटा आपका, ओके। गेम चैलेंजिंग वीडियो है, अगर इसको देख लिए बेटा ए टू जेड इसका जो कंसेप्ट है, जो फार्मूला इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिमेनिंग जो टॉपिक होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में धुआंधार क्वेश्चन करोगे, धुआंधार, ओके। सो आपको ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री भी आपको मालूम है कितने ज्योमेट्रिक होता है, 1D होता है, ये भी मालूम है, 2D भी मालूम है और 3D भी मालूम है, ओके। 1D का मतलब इसमें क्या आएगा, लेंथ आएगा, 1D का मतलब इसमें ओनली लेंथ होगा, लेंथ से रिलेटेड बात होगा। इसमें 2D में एरिया आता है, क्या आता है, एरिया। और 3D में क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो ये सब फार्मूले को इसी में मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखते रहें आप। तो ये अपना हो गया 1D, ये हो गया अपना 2D, ओके। एक लिस्ट बना के इसी में डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1D का मतलब जैसे कि आपको ऐसे एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एक रॉड ये है अपना, एक रॉड ऐसा है, इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, लोकेशन निकाल, तो एक्स सी एम, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखते रहें, क्या लिखोगे, L1 लिखोगे, जो लेंथ है, जो ज्योमेट्रिक है उसका सेंटर, जैसे लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो क्या लिखोगे 5, ओके। सेंटर जो लेंथ है उसका ज्योमेट्रिक का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। बी केयरफुल, जैसे आपसे बोला जाए ये लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मास से मान लो लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो क्या लिखोगे 10 और मल्टीप्लाई क्या लिखोगे इसका 5, क्लियर हो रहा है। प्लस क्या लिखोगे आप, ऐसे L2 X2, ऐसे और भी आपके दिए हैं, सब ऐसे लिखते रहो, अपान में क्या लिखोगे, जितने भी लेंथ दिए हैं सबको ऐड करते रहो, सबको ऐड करते रहो ऐसे, ओके। बी केयरफुल, अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इतना कट कर दिया गया पार्ट, इतना रॉड कट करके निकाल दिया गया, तो क्या करना है, माइनस आपको लगा देना है बेटा। मैं अलग से फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, जिसको कट किया जा रहा है, जिसको कट किया जा रहा है वहाँ पे माइनस लगा देना है। सपोज दैट L3 को कट करके मैं निकाल रहा हूँ तो L3 वाले में क्या लगा देना, माइनस, ऊपर नीचे दोनों जगह बेटा, बी केयरफुल, ओके। ऐसे सिमिलरली क्या लिखोगे, वाई सी एम कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, L1 उसका सेंटर का y1 कोऑर्डिनेट, प्लस क्या लिखोगे L2 y2, और भी ऐसे हैं अपना लिखते रहो, अपान में क्या लिखोगे L1 प्लस L2 प्लस और दिस, ओके। ऐसे जेड सी एम क्या लिखोगे, ऐसे ही आपको तामझाम करना है बेटा। एक कंसेप्ट अगर पकड़ लिए सब लिख सकते हो, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। तो क्या लिखोगे L1 उसका Z1 कोऑर्डिनेट प्लस L2 Z2 कोऑर्डिनेट लिखते रहो, अपान में
L1 प्लस L2 प्लस 30। बी केयरफुल, अगर क्वेश्चन में कहीं बोला जा रहा है इतना कट करके निकाल दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है, तो क्या करना है, घबरा नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ उसको माइनस कर दो जितना पोर्शन कट किया जा रहा है। ऐसे सिमिलरली इसमें भी लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा, ऐसा दे देगा कि इतना, एक ऐसा है, एक ऐसा डिस्क है, रेक्टेंगल है, प्लेट है ऐसा, अब सबका सेंटर, सब ऐसे बॉडी रख दिया तो सबका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। कहीं कट कर रहा है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह करना है, तो ऐसे इसका भी आएगा एक्सियम, इसमें क्या चलेगा, 2D में एरिया आएगा, तो एरिया जो सेक्शन दिए हैं उसका नेमिंग कर लो 1 2 3, 1 का एरिया लिखो, उसी का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एरिया लिखोगे, A2 उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ऐसे लिखते रहो, अपान में क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस तामझाम। ओके, बी केयरफुल, इसमें भी ऐसा कहीं क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना कट करके निकाल दिया गया तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऐसे आप लिख सकते हो YCM, ये आपको लिखना है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा सिमिलरली बताओ 3D में क्या आएगा, वैल्यूम, तो यहाँ पे इसमें लेंथ आ रहा है, इसमें एरिया आ रहा है, तो इसमें अब अपने से भी लिख सकते हो, XCM कितना आएगा बेटा, बोलो, वैल्यूम लिखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वैल्यूम दूसरे का लिखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और लिखते रहो, प्लस में अपान में क्या लिखोगे, टोटल वैल्यूम, अपान में टोटल वैल्यूम लिखते रहो। ऐसे YCM ZCM ऐसे आप निकाल सकते हो। बी केयरफुल, जहाँ पे रिमूव कट किया जा रहा है वहाँ पे आपको माइनस लगाना। इस एपिसोड में मेरा मकसद था जितने भी टॉपिक, जितने भी पोर्शन थे उन सबको अवेयरनेस देना, उससे रिलेटेड फार्मूला को आपको बताना। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ओके, तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।